प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव है। आज कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नामों का ऐलान कर सकते हैं। जो कैंडिडेट दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, उसमें बीजेपी की तरफ से महेश जीना, जो कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, वो उनका नाम सबसे आगे। तो कांग्रेस में विक्रम रावत का नाम आगे चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी कोई उम्मीदवार उतारा नहीं है, ऐलान नहीं किया है, और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब इंतजार इस बात का है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा कब, प्रत्याशी होगा कौन, बीजेपी और कांग्रेस का। हालांकि रेस में बहुत से लोग, लेकिन अभी जो नाम आगे चल रहे हैं विक्रम सिंह कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की बात करें तो महेश जीना है। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मंगलवार को पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने, प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया, जबकि 3 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं। सल्ट विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर राहुल शाह ने बताया कि 30 मार्च तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय रहेगा, जबकि 27, 28 और 29 तारीख को सार्वजनिक अवकाश के चलते कोई भी नामांकन पत्र ना ही बिक्री होगी, ना ही जमा किए जाएंगे। तो 30 मार्च तक ये तारीख और सल्ट विधानसभा के लिए उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 30 तारीख तक ये जमा होंगे और 27, 28 और 29 तारीख को तो सार्वजनिक अवकाश है, होली का त्योहार। इस बीच में ये उम्मीद की जा रही है कि आज कल में ये नामांकन दाखिल किया जा सकता है किसी भी पार्टी की तरफ से, कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो उपचुनाव की तैयारियां तो लगातार पार्टियों ने की, लेकिन इस बीच में अभी तक नामों का ऐलान हुआ नहीं। इस बीच में रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जानकारियां दी हैं कि 3 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक ही नाम निर्देशन पत्र जमा कराया जा सकेगा, समय रहेगा, जबकि 3 दिन तो 27 तारीख को, 28 तारीख और 29 तारीख को सार्वजनिक अवकाश है। इसके चलते नामांकन पत्र दाखिल नहीं होगा, न ही बिक्री होगी। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, विनोद जुड़े हैं हमारे साथ। विनोद, 3 दिन का अवकाश, 3 दिन की छुट्टी, उससे पहले कब तक अनाउंसमेंट हो सकता है? आखिर क्यों वक्त लग रहा है? बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, क्यों वक्त लग रहा है नामों के ऐलान में इतनी देरी में? जी राजीव, देखिए इंतजार सभी को है, आखिरकार कौन सल्ट उपचुनाव में अलग अलग पार्टी यानी दोनों भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तय ये भी माना जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना भाजपा के उम्मीदवार और प्रत्याशी होंगे, और ऐसे में कांग्रेस के विक्रम सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन इंतजार सभी को है। और ऐसे में मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां एक तरफ राज्य सरकार यानी भाजपा संगठन जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस सल्ट उपचुनाव को जीतने के लिए दमखम भर की कोशिश में जरूर है कि आखिरकार सल्ट उपचुनाव इनके खाते में जाए। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए सबसे एक इलेक्शन ईयर के लिए जीत का शुभारंभ इन दोनों पार्टी इसको मान रही है कि आखिरकार जब 2022 निशाने पर होगा, सबसे बड़ी जीत 2022 को देखी जा रही है। तो ऐसे में एक उपचुनाव को लेकर हर कोई यानी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत बता रही है, लेकिन अब इंतजार करना होगा आखिरकार कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जिनके नाम पर अपनी अपनी अलग अलग पार्टी अपने उम्मीदवार और प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है। आज शाम तक कांग्रेस और भाजपा अपने अपने जो उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनके नाम की घोषणा कर सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाजपा में जो सुरेंद्र सिंह जीना, जिनकी कोरोना से डेथ हो गई थी, उनके भाई को ही उम्मीदवार या प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में उनके प्रति, परिवार के प्रति सहानुभूति है, संवेदना है। इसके चलते ये भी जरूर माना जा रहा था कि जिस विधायक बताने के कार्य कर सकता है, ऐसे में बीजेपी उन्हीं के परिवार के सदस्य को टिकट दे सकती है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस भी बताया जा रहा है कि नाम का ऐलान कर सकती है, तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि आज शाम तक नामों का ऐलान कर दिया जाए बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। आगे बढ़ रहे महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस ने एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया है।
वन वे में गाड़ी चलाने पर तुरंत ही अलर्ट मिल जाएगा। हालांकि कंट्रोल रूम पहले से बना हुआ था, लेकिन इसे और हाईटेक कर दिया गया है। मास्क अगर किसी ने नहीं लगाया, वन वे पर कोई गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तुरंत कंट्रोल रूम में अलर्ट मिलेगा और फिर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। ट्रैफिक और दूसरी घटनाओं पर पैनी नजर होगी इस हाईटेक रूम से। तो कुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अब भीड़ नियंत्रण के लिए भीड़ कोविड गाइडलाइंस का पालन करे, कोविड के नियमों का पालन करे, इसलिए कंट्रोल रूम। और क्या खासियत है इस कंट्रोल रूम की, हाईटेक इसको कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताने के लिए पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, कहा जा रहा है कि हाईटेक है, किस तरह का है, क्या खासियत है इस कंट्रोल रूम की, कैसे ट्रैक करेगा लोगों को? बिल्कुल राजीव, देखिए कुंभ के मद्देनजर ये बहुत बड़ी व्यवस्था हम पुलिस की कह सकते हैं, क्योंकि कुंभ जैसे ही 1 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह की असुविधाएं ना हो, उन सभी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और खासकर क्योंकि तमाम बहुत बड़ा आयोजन कुंभ का होगा, उसमें किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उस पर किस तरह से पुलिस पैनी नजर रखेगा, उसके लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। संचार सेवा के हिसाब से इसे बहुत बड़ी व्यवस्था हम पुलिस की कह सकते हैं। जो मेला भवन है उसमें पूरी व्यवस्था के साथ बनाया गया है। तकरीबन 7 से 8 बड़ी LED स्क्रीन उसमें लगाई गई हैं, जिसमें 150 से ज़्यादा जो कैमरे हैं, हाईटेक कैमरे हैं, ये अलग अलग व्यवस्था के तौर पर पूरे कुंभ क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिस पर जो IT एक्सपर्ट होते हैं पुलिस के जवान, वो इसमें तैनात रहते हैं और पूरी तरह से उस पर पैनी नजर रहेगी। खासकर जो कोरोना नियमों का पालन है, उस पर किस तरह से किया जाना है। फरकी पौड़ी क्षेत्र में कुंभ एरिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरा मास्क के जा रहा है, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस पर पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ साथ ही किसी भी क्षेत्र से यदि कोई वाहन आ रहा है और वो मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और ये एक हाईटेक व्यवस्था के तौर पर राजीव है। इसमें अगर गाड़ी किसी भी क्षेत्र से निकल रही है, किसी भी चौराहे से, तो उसकी ऑटोमेटिक ही स्क्रीनिंग कर ली जाती है। और बड़ी बात एक रहेगी कि क्योंकि अब पूरे हरिद्वार क्षेत्र में हाईवे का संचालन किया जा रहा है, कई फ्लाईओवर बना दिए गए हैं। यदि कोई वन वे की रूट की तरफ जाता है, कोई वो रोंग साइड जाता है, तो उसको भी पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिल जाएगी और तत्कालिक कुल मिला के पूरी की पूरी हरिद्वार की नगरी CCTV से लैस है और एक ऐसा सेंटर, एक हाईटेक सेंटर, जहां से एक एक चीज की मॉनिटरिंग होगी। बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो चाहे ट्रैफिक नियम हो, चाहे वो संदिग्ध गतिविधियां लगे, चाहे कोविड नियमों का कोई पालन ना कर रहा हो, ये सारी चीजें मॉनिटर हो सकेंगी। लेकिन इस बीच में एक सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी जब लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। 1 अप्रैल से यहाँ पर कुंभ मेला शुरू होना है। इससे पहले प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला प्रशासन मंगलवार को उन्होंने ये वीडियो जारी किया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुंभ नगरी कितनी भव्य और दिव्य लग रही है। हर की पैड़ी, गंगा पर बने पुल, आसपास के डिजाइनिंग, ये लाइट्स यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। गंगा बेहद खूबसूरत, आसपास की पहाड़ियां, घाटियां बेहद खूबसूरत, मंदिर खूबसूरत, तो इस लाइटिंग से 4 चांद लग गए हैं यहाँ की खूबसूरती में। देखिए, जहां तक नाइट लाइटिंग की बात है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि रोशनी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इस क्रम में हमने 2-3 कैटेगरीज ली हैं। सबसे पहले तो हमारे जो ब्रिजेस हैं, इसमें टेम्पररी ब्रिजेस, परमानेंट ब्रिजेस, हमारे जो घाट हैं, मेजर मंदिर है जिसमें हमारा दक्ष मंदिर है, CCR की बिल्डिंग है, कुछ प्रमुख चौराहे हैं, सभी पे बहुत ही आकर्षक लाइटिंग की गई है। और सभी श्रद्धालुगणों से हमारा अनुरोध है कि आप जरूर हरिद्वार में रात के वक्त इन सभी रोशनी का आनंद लें, यहाँ पे आप घूमें। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए हो रहे कामों की गुणवत्ता कैसी है, इसकी हकीकत खरखरी में बने अस्थायी पुल के क्षतिग्रस्त होने से दिख गई। ये क्षतिग्रस्त है। हालांकि वक्त रहते इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था ने इसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया। वहीं मेलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने PWD से जानकारी ली और तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुल की मरम्मत चल रही है और इंजीनियर्स का कहना है कि पुल पर अब कोई खतरा नहीं है, कुंभ के दौरान सुचारू रखा जा सकता है। टेम्पररी ब्रिज बन रहा है जो आपका शमशान घाट को जोड़ता है। उसमें मेरे पास भी फोटो आई थी जिसमें एक पिलर में क्रैक है, तो तत्काल SCPWD को वहाँ पे भेजा गया था और उनकी रिटर्न रिपोर्ट आई है। इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल वीकनेस उसमें नहीं है और किसी प्रकार का खतरा ब्रिज की सेफ्टी को नहीं है।
और अब उत्तराखंड पुलिस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तराखंड पुलिस में अब बैरक में पुलिस कर्मियों को घर के जैसा ही माहौल मिलेगा। पुलिस कर्मियों के लिए यहाँ पर स्मार्ट बैरक बनाए जाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से वो फिट रहे, उस तरह की सुविधा, स्टोरेज, बेल्ट, अलमारी, व्यक्तिगत शेफ, ये सब चीजें वहां पर रहेंगी। तो ये व्यक्तिगत सेफ, ये सारी चीजें वहां पर रहेंगी। अलमारी हो, बेड हो और दूसरी व्यवस्थाएं रहेंगी ताकि पुलिसकर्मी जो यहाँ ड्यूटी कर रहे होंगे वो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान ना हो, फिट रहे। हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, क्यों जरूरत थी इस स्मार्ट बैरक की, और अब ये जो व्यवस्था बदलने की बात होगी ये कब तक बदल जाएगी? कब तक हर एक जेल में इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की व्यवस्था होगी? जी राजीव, देखिए अभी तो आदेश उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की ओर से दिए गए हैं कि जितनी अब राज्य की बैरक हैं उनको स्मार्ट बनाया जाए। अब पुलिस कर्मियों को जिस तरह से पूरे दिन की ड्यूटी होती है, थकान होती है और शारीरिक एक थकावट और दिक्कतें होती थी, और ऐसे में अब घर जैसा माहौल अब उत्तराखंड के तमाम बैरकों में अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा, जिससे थके हुए पुलिस कर्मी जब शाम को अपनी ड्यूटी से बैरक में आते हैं तो उन घर जैसी सुविधा मिल सकेगी, वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकेंगे। इस उद्देश्य से अब ये आदेश उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार की ओर से दिए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं राजीव कि बैरक में प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए स्टोरेज, बेड, अलमारी, व्यक्तिगत सेफ, चार्जिंग पॉइंट और टीवी जैसी सुविधा भी उपलब्ध होगी। और हालांकि अब ये आदेश हुए हैं कि कब तक इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी तैयारी उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी कर दी गई है। और ऐसे में अब जितने भी उत्तराखंड के बैरक्स होंगे उनको अब स्मार्ट बनेंगे, जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों को घर जैसा माहौल अब तमाम बैरकों में दिया जाएगा। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। इस बीच में देश से सबसे बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ गई। बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा आया है वो आपको बता दें, 47,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कल की तुलना में ज्यादा केसेस मिले हैं, 47,000, और 24 घंटे में 275 लोगों की मौत हुई है। ये भी आंकड़ा बीते कई दिनों के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। 275 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि आंकड़ा 24 घंटों का 47,000 से ज्यादा, यानी कि बीते कुछ दिनों में सेकेंड वेव जब से ये चल रही है उन दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा केसेस आज बीते 24 घंटों का आंकड़ा, 47,000 से ज्यादा केसेस। देश का कोरोना का आंकड़ा आपने जाना, देवभूमि में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। 94 केसेस पॉजिटिव मिले हैं उत्तराखंड में। बीते 24 घंटों की बात करें तो 94 पॉजिटिव केसेस के साथ साथ 2 लोगों की मौत भी हुई है। और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 930 पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 930 हो गई है और प्रदेश में अब तक 98,646 कोरोना के पॉजिटिव केसेस कुल मिले हैं। और बीते 24 घंटों का यह आंकड़ा है 94। दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन उत्तराखंड अब एक छोटा सा प्रदेश है और वहां पर भी 94 केसेस मिलना चिंता वाली बात है। वो भी तब जब महाकुंभ शुरू होने वाला है और साधु संत वहां पर पहुंच भी चुके हैं। तो कहां से कितने केसेस मिले हैं ये आप जान लीजिए। सबसे ज्यादा दून से 47, फिर हरिद्वार से 20 और टिहरी से 10 केसेस आए हैं। रवि कैंतुर हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, 94 केसेस, अब इसको चिंताजनक रूप में लिया जाए या अभी माने की स्थितियां इतनी बेकाबू नहीं है उत्तराखंड में? राजीव, देखिए बिल्कुल ये चिंता का विषय है और इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें, क्योंकि अगर हम 4 दिन से देख रहे हैं कि करीब 100 केसेस जो है प्रतिदिन आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उत्तराखंड में बैकलॉग की जो संख्या है वो ज्यादा होती जा रही है। 12,500 ऐसे सैंपल की रिपोर्ट है जो अभी नहीं आई है। तो आने वाले समय में ये आंकड़ा और तेजी के साथ बढ़ेगा, इतना भी निश्चित है। और ऐसे में जो मौतें हैं वो भी शुरू हुई है। पिछले 24 घंटे में 2 और मौतें कोरोना की वजह से हुई है। तो अभी अगर हम बात करें, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में देहरादून जिला एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा केसेस अभी तक है। तो ऐसे में अभी होली का त्योहार है और इसके साथ ही देहरादून में झंडे जी का एक बड़ा मेला होता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो इस पर भी किस तरीके से नियंत्रण होगा, प्रशासन की बहुत जरूरत है कि वो इस चीज
को देखें और साथ ही साथ लोगों को भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 साल हो गया है। 15 मार्च 2020 को पहला केस उत्तराखंड में आया था और अगर हम आज के आंकड़े पर गौर करें तो 98,000 से अधिक हम हो गए हैं, 1 लाख के करीब हम पहुंच गए हैं। हालांकि स्वस्थ अभी तक जो है 94,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस जो है 1,000 तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर चिंताजनक है, जिस पर चिंताजनक है, बिल्कुल चिंताजनक है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वैक्सीन आ गई लेकिन कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में एहतियात बरतिए, जितना हो सके कोविड नियमों का पालन करें। कोटद्वार में शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल कुंभ का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे इस नौजवानों को अब इस कोरोना महामारी के बाद उन्होंने जिस तरह अब प्रोत्साहित करने के लिए, उनको हौसला अफजाई करने के लिए, और अगर वो दौड़ते खेल कूद करते रहेंगे, फिजिकली दौड़ धूप करते रहेंगे, तो उससे निश्चित रूप से कोरोना बीमारी और अन्य बीमारियों पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज ये एक अच्छी शुरुआत आज कोटद्वार स्टेडियम से युवा कल्याण विभाग के माध्यम से हुई है। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे 125 बंद हो गया है और इसके पीछे की वजह है भारी भरकम बोल्डर आ गया है रोड पर, इसकी वजह से रोड बंद हो गई। भारी भरकम बोल्डर आने की वजह से रोड बंद, दोनों तरफ पैदल आवाजाही फिलहाल लोग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है, सड़क खोलने का काम जारी है और ये सड़क शाम तक खुल सकती है। आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर डटी हुई है जो सड़क को खोलने का प्रयास कर रही है। तो आवाजाही प्रभावित हो गई है। नेशनल हाईवे 125 बड़ा बोल्डर गिरने की वजह से बंद हो गया है। सड़क पर मलबा है, बोल्डर है, इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित है। पैदल ही आवाजाही फिलहाल लोग कर रहे हैं। कर्णप्रयाग से खबर, सिंचाई विभाग के इंजीनियर को यहां कैद कर लिया गया। खेती के लिए पानी की समस्या को लेकर यहां इंजीनियर को कैद कर लिया गया है। कर्णप्रयाग से खबर, पहाड़ों से इस तरह की खबरें अक्सर कम आती हैं, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर, सिंचाई विभाग के इंजीनियर को कैद कर लिया लोगों ने और खेती के लिए पानी यानी कि सिंचाई के पानी की समस्या और समस्या के मद्देनजर ये विरोध और विरोध के बाद फिर कैद कर लिया गया।